गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीकेआईएस के ऊपर। और आज अपन पढ़ने वाले हैं संसाधन एवं विकास। जो अपना अध्याय था इसके अंदर पहले अपन ने पढ़ लिया था संसाधनों का वर्गीकरण, और आज अपन पढ़ेंगे संसाधनों का प्रकार। तो इसमें देखो, सबसे पहले संसाधनों के प्रकार। अब जो संसाधन है उसके कई प्रकार होते हैं। वैसे अपनी बुक में 4 प्रकार बता रखा है। देखो, पहला है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। दूसरा है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर। उसके बाद में स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। और चौथा आ जाता है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं इसमें केवल उत्पत्ति के आधार पर और समापत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले अपन समझेंगे उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। देखो, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो है जैव संसाधन, और दूसरा है अजैव संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। एक तो हो गया जैव संसाधन, एक होता है अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन किसे कहते हैं? जैव संसाधन होता है जिनमें जीवन पाया जाता है या जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, उनको क्या कहा जाता है? जैव संसाधन कहते हैं। देखो, जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जैव मंडल से जैव मंडल में जीवों द्वारा हुई हो, क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। इसमें उदाहरण अपन दे सकते हैं, जैसे वनस्पति है। वनस्पति में पेड़ पौधे आ जाएंगे। मनुष्य है, जीव जंतु है। इन सब के अंदर क्या होता है? जीवन पाया जाता है, और इनकी प्राप्ति भी कहाँ से होती है? जैव मंडल से होती है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? जैव संसाधन कहा जाता है। अब एक यहाँ पे शब्द है जैव मंडल। क्या है? जैव मंडल। अब जैव मंडल किसे कहते हैं? जैव मंडल, देखो, जैव मंडल का अर्थ होता है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है। देखो, एक तो ये देखो उदाहरण में, ये तो आपका हो गया स्थल मंडल। कौन सा मंडल हो गया? स्थल मंडल। और ये हो गया आपका जल मंडल।
और ये है कौन सा मंडल? वायुमंडल। तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, कौन कौन से मंडल? एक तो गया स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ये तीनों जहाँ पर मिलते हैं, ये कहाँ पे मिल रहे हैं? जैसे मान लो इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस जगह पे ये मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये हो गया आपका जैव मंडल। जैव मंडल तो समझ में आ गया होगा। जैव मंडल किसे कहते हैं? वो मंडल जो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से बना हो, वो क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। या जिनका निर्माण इन तीनों मंडलों से, स्थल, जल और वायु से हुआ हो, वो जैव मंडल कहलाता है। अब दूसरा आता है अजैव संसाधन। कौन सा संसाधन? अजैव संसाधन। यहाँ लिख देता हूँ मैं, अजैव संसाधन किसे कहते हैं? अजैव संसाधन। तो सीधा सा ये उसका उल्टा हो जाएगा जैव संसाधन का। जैव संसाधन में पढ़ने लिखा था कि जिनकी उत्पत्ति जीवों से हुई हो वो जैव संसाधन, या जिनमें जीवन पाया जाता हो वो जैव संसाधन कहलाते हैं। तो अजैव संसाधन किसे कहेंगे? वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता हो, क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण आप दे सकते हो इसमें, जैसे मान लो चट्टानें हैं, धातुएं जितनी भी होती है, लोहा, चांदी, सोना, तांबा, जो भी है धातुएं, ये सब क्या कहलाएंगे? ये अजैव संसाधन कहलाते हैं। इनकी प्राप्ति जो होती है जैव मंडल से नहीं होती है, बल्कि ये निर्जीव होते हैं, इनमें जीवन नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अजैव संसाधन कहते हैं। अब है समापेयता के आधार पर। किसके आधार पर? समापेयता के आधार पर संसाधन। समापेयता के आधार पर जो संसाधन होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका कौन सा? नवीकरणीय संसाधन, नवीकरण संसाधन, और एक होता है अनवीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन। तो समापेयता के आधार पर कौन कौन से हो गए? एक तो नवीकरण संसाधन, एक होता है अनवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी जिनका एक बार हम उपयोग कर लेते हैं और पुनः से उसको क्या किया जा सकता है? प्रयोग में लाया जा सकता है, तो उसको कहेंगे अपन नवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण में आपको दे देता हूँ, इसमें कौन से आ जाएंगे? सौर ऊर्जा, दूसरा है पवन ऊर्जा। ये नवीकरण संसाधन के उदाहरण है। एक होते हैं अनवीकरण संसाधन, वे संसाधन जिनको एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा उपयोग में लाना संभव नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? अनवीकरण संसाधन कहेंगे। या जिनको एक बार उपयोग कर लें तो दोबारा से उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाएंगे? अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण आपको देना है तो कैसे देंगे? जीवाश्म ईंधन। कौन से ईंधन? जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं? जैसे पेट्रोल है, डीजल है और कोयला। ये तीनों ही कैसे ईंधन है? ये जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो ये समाप्यता के आधार पर अनवीकरणीय संसाधन है। इनका क्या हो सकता है? एक बार उपयोग होने के बाद में कभी भी दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। इनको बनाने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं।
इसके बाद में देखो कौन सा प्रकार आएगा, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार। अभी अपन ने पढ़ा समाप्यता के आधार पर संसाधन, दो प्रकार के, नवीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन। अब पढ़ रहे हैं अपन किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। नवीकरण अनवीकरण की जो परिभाषा है मैंने इससे पहले वाले पार्ट 2 जो वीडियो था उसमें दे दी है, इसलिए मैंने इसमें लिखा नहीं है। तो इसमें अब पढ़ेंगे अपन स्वामित्व के आधार पर। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक तो होता है व्यक्तिगत संसाधन। कौन सा हो गया, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा प्रकार है सामुदायिक संसाधन। तीसरा प्रकार है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन। और उसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो ये हैं 4 प्रकार स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के। एक तो व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब व्यक्तिगत संसाधन किसे कहेंगे, देखो व्यक्तिगत संसाधन का अर्थ होता है जिस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। कितने व्यक्ति का, केवल एक व्यक्ति का, या निजी जो अधिकार होते हैं, निजी अधिकार में जो संसाधन होते हैं उनको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे, वे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति या एक संस्था का अधिकार हो, वो क्या कहलाते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। या निजी अधिकार क्षेत्र में आने वाले संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण आप दे सकते हैं इसमें। उदाहरण कैसे देंगे अपन, एक तो जैसे मान लो मकान है, वो निजी होता है, किसी एक व्यक्ति का हो सकता है, पर्सनल हो सकता है। ऐसे ही खेत हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, गाड़ी हो सकती है। ये कैसे संसाधन है, ये सब निजी संसाधन होते हैं। तो इन पर किसी एक व्यक्ति या एक संस्था का अधिकार होता है, इसलिए इनको कौन सा संसाधन कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन। अब सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, इस पे तो एक व्यक्ति का अधिकार था, तो इसमें क्या होगा, समूह का अधिकार हो जाएगा। तो इसमें कैसे लिखेंगे, वे संसाधन जिन पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का अधिकार हो, या अपन ये कह सकते हैं कि जिन पर समुदाय का अधिकार होता है। क्या कहेंगे, जिन पर समुदाय, समाज भी लिख सकते हैं अपन, का अधिकार हो।
वो संसाधन क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण क्या देंगे इसमें, उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मान लो समुदाय का अधिकार कौन से पर होता है, एक तो चारागाह, चारागाह सारे गांव का होता है, चारागाह है ये पूरे गांव का होता है। शमशान घाट, शमशान घाट भी किसी एक व्यक्ति का नहीं होता बल्कि पूरे समाज का होता है, पूरे गांव का होता है शमशान घाट, या शमशान भूमि भी लिख सकते हैं अपन इसमें। ये कैसे पार्क है, ये सभी उदाहरण कैसे हैं, ये सामुदायिक संसाधन के उदाहरण है। अब इसके बाद में समझते हैं अपन राष्ट्रीय संसाधन, किसके बारे में समझेंगे, तीसरा जो पॉइंट अपना है राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे, देखो राष्ट्रीय संसाधन का अर्थ होता है कि ऐसे संसाधन जिन पर एक देश का अधिकार होता है और उस देश की सरकार को उन संसाधनों पर कानून बनाने का अधिकार होता है, तो वो संसाधन क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। या अपन इसकी परिभाषा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वे संसाधन जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में हो, अधिकार क्षेत्र में हो, या अपन कहें, या जिन संसाधनों पर एक राष्ट्र का अधिकार होता है, वो क्या कहलाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहला देंगे। तो इनको क्या कहेंगे अपन, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार भी उसी देश का होता है। लिख सकते हैं इसमें अगर, जिन पर कानून बनाने का अधिकार भी उसी राष्ट्र की सरकार को होता है। यानी कानून भी कौन बनाएगा, उसी देश की सरकार बनाएगी जिसका उस पर अधिकार है। अब देखो कैसे, जैसे मान लो ये भारत है, क्या है, ये अपना भारत है, ये भारत है, और यहाँ से जो अपनी भूमि है, एक लाइन बना देता हूँ यहाँ पे, तो ये इतनी भूमि जो दिख रही है, ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये क्या है, अपने भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ से अपनी बॉर्डर जो है, यहाँ से लेकर आगे समुद्र में कितनी दूर तक, लगभग 12 नॉटिकल मील, कितना, 12 नॉटिकल मील, या अपन कहते हैं लगभग 20 किलोमीटर, लगभग 20 किलोमीटर तक किसका अधिकार होता है, एक राष्ट्र का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है, एक राष्ट्र का या उस देश का अधिकार हो सकता है। तो अपना ये अधिकार है, तो ये राष्ट्रीय संसाधन है, इस पर अपने देश का अधिकार है, इस पर कानून भी कौन बनाएगी, अपने भारत सरकार बना सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉटिकल मील क्या होती है, तो नॉटिकल मील जो होती है एक समुद्र में दूरी नापने की इकाई है। क्या है, नॉटिकल मील क्या होती है, समुद्री दूरी मापने की इकाई होती है। क्या होती है, और इसमें एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.9 किलोमीटर के लगभग होता है। कितना होता है, 1.9 किलोमीटर के लगभग इसमें आ जाता है। तो ये था अपना राष्ट्रीय संसाधन। अब पढ़ेंगे अपन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन।
अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? जानते हो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब? यानी किसी एक देश का अधिकार नहीं होकर पूरे विश्व का जिन संसाधनों पर अधिकार होता है वो क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे मान लो ये अपना क्या है? भारत है, ये भारत है, ये अपने देश के मानचित्र बनाना भी सबको आना चाहिए। और इस तरीके से अपन क्या बना लेते हैं, ये भारत का अपन मानचित्र बना लिया, जिससे समझने में थोड़ी आसानी होगी। जैसे मान लो ये भारत है अपना। अब इस पे मैंने आपको अभी बताया था, ये जो बॉर्डर है ये कितनी दूरी पर है? ये मान लो अपनी है 12 नॉटिकल मील। कितना? 12 नॉटिकल मील, मतलब 20 किलोमीटर के लगभग। कितना? लगभग 20 किलोमीटर के लगभग। ये तो है, ये तो कौन से क्षेत्र में आएगी? ये तो आ गया राष्ट्रीय संसाधन। इनको तो क्या कहेंगे अपन? राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। लेकिन अब यहाँ से लगभग आप मान लो 200 नॉटिकल मील। कितना? 200 नॉटिकल मील। देखो नॉटिकल जो मील होता है ये समुद्री दूरी मापने की इकाई होती है। तो नॉटिकल में नापते हैं अपन, मील होती है। तो समुद्र मापने की, दूरी मापने की एक इकाई है, इसलिए अपन इसको ऐसा लिखा है। किसी देश की तट रेखा, किसी देश की तट रेखा या भौगोलिक सीमा, किसी देश की तट रेखा या भौगोलिक रेखा से सीमा से 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील दूरी से खुले महासागरीय संसाधन, खुले महासागरीय संसाधन क्या कहलाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अब आपको पता है यहाँ से मान लो 200 मील दूर पर अपन आ गए, ये अरब सागर है। यहाँ पर क्या है? अरब सागर। यहाँ 200 मील दूर आ गए, मान लो हिंद महासागर है। और इधर भी 200 मील दूर आ गए, मान लो ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है अपने। तो यहाँ से अगर 200 मील दूर पे अपन चलते हैं तो 200 मील दूरी के बाद में जो भी संसाधन है वो कैसे संसाधन है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। मान लो यहाँ पे क्या निकलता है? पेट्रोल निकलता है। 200 मील दूर आगे क्या निकलता है? पेट्रोल। तो इस पेट्रोल पर किसका अधिकार होगा? ये होगा अंतर्राष्ट्रीय। कैसा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे इसको। इन पर अधिकार किसका होगा? संपूर्ण विश्व का अधिकार होगा। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं संपूर्ण देश की, उन पर इस पर कानून बनाने का अधिकार होता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन की जो घंटी है उसको ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सकें।